बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अरूज पर पहुंच चुकी है। इनफरादी कारोबार से लेकर ममालिक की गवर्नेंस के हवाले से फैसला साजी तक साइंसी इजादात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुस्तफीद हुआ जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी जादू टूने को काफ़ी वजन दिया जाता है। अहम बात यह है कि इनफरादी सतह पर जादू टूने के इस्तेमाल के बारे में हम कहानियां तो सुनते ही थे, लेकिन कुछ अरसे से अवामी सतह पर चहमगोइयां पाई जाती हैं कि हुकूमत फैसला साजी में रूहानी अमलों का अमल दखल बढ़ गया है। इस हवाले से अक्सर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तंज भी किया जाता है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम तकर्रियों पर मुल्क को तमाशा बना दिया है। बोली कि मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जादू टोने से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रियां या तोताफाल निकालते हों तो तमाशा बनना यकीनन हैरानी की बात नहीं है। जो कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर काबिज है, जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो शख्स मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर-ए-आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल की जानिब से मरियम नवाज के इन इल्ज़ामात का सख्त अल्फाज में जवाब दिया गया। इनके शर से आज कोई भी महफूज नहीं, ना इनके वालिद, ना इनकी पार्टी के लोग, ना इनके चचा, ना कोई रियासती इदारा। ऐसा कहा उन्होंने। सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज है। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, वतन फरोश तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है। पहली दफा नवाज शरीफ पैदा हुए थे 5 फरवरी 1765 को। उन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। उस टाइम ये मीर जाफर के नाम से पैदा हुए थे। पहले ज़ियाउल हक, उनके साथ रहते हुए जनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़ियाउल हक को भी धोखा दिया उनकी मौत के बाद, फिर मियां अजहर साहब, फिर चलते जाए चौधरी बरादरान। दूसरी दफा नवाज शरीफ फिर पैदा हुए, और वो पैदा हुए 1799 में सियासी तौर पर फिर पैदा हुए। वो मीर सादिक के नाम से पैदा हुए। इस दफा इंतखाब था टीपू सुल्तान धोखा देने के लिए। 1799 और 1999 फिर नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की सलामती के ऊपर उस टाइम शबखून मारा। मरियम नवाज के इल्ज़ामात और शहबाज गिल का जवाब एक तरफ, लेकिन यह भी हकीकत है कि आला हुकूमती ओहदों के लिए लोगों का इंतखाब करते वक्त हरूफ तहजी आइन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम हो, ख़ास तैनाती के लिए मखसूस टाइमिंग्स का इंतखाब हो, या फिर कोयटा में हज़ारा बरादरी के शहदा के हवाले से लवाकिन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा हो। अहम फैसला साजी के हवाले से रूहानी अमलों को वज़ीर-ए-आज़म के साथ नत्थी कर दिया गया है। अब एक तरफ तो अपोजिशन तमाम हुकूमती फैसलों को जादू टोने से जोड़कर हुकूमत की साख मुतासर करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत है जो एक मखसूस हिकमत अमली के तहत अपोजिशन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर तमाम तर मसाइल से बरिउज़्ज़िम्मा होने की कोशिश करती है। गुज़श्ता हुकूमतों की खामियों और नाकामियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन जीतने वाली PTI गुज़श्ता 3 साल से हुकूमत में है। गवर्नेंस के मामलात हों या मुआशी हालात हों, महंगाई हो या सिफाती सतह के मामलात हों, हुकूमत से जब भी कोई सवाल किया जाए तो जवाब एक ही आता है। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है, गुज़श्ता हुकूमत की गलतियाँ। नवाज शरीफ फैमिली चोर, डाकू और करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर चला गया, इससे ज़्यादा और कोई जवाब मिलता ही नहीं। आप हुकूमत की मुआविन ख़ुसूसी और नुमाइंदों से कोई सवाल करें, मिसाल के तौर पर कि महंगाई क्यों हुई, तो जवाब आता है कि नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है। डॉलर महंगा क्यों हुआ, नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है। गर्ज ये कि हर बात का एक ही जवाब होता है। रियासत मदीना जैसी फलाही रियासत का ख्वाब दिखाने वाले अवाम के वोटों के बदले सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है। 3 साल गुजर चुके हैं। हुकूमत को जिस भी मसले पर पसपाई का सामना हो वो गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल देती है। क्या हुकूमत वक्त का यही काम है कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें करने की बजाय माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ? इसी मौजू के ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। एक छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी पर आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक वक्त था
جب تحریک انصاف کے جلسوں میں صاف چلی شفاف چلی جیسی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ذکر ہوتا تھا جی، تحریک انصاف چلی کا گانا بڑا تواتر سے جو ہے وہ یہ گانا چلایا جاتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ بڑے امپریس بھی ہوتے تھے اس گانے سے، اور دعوے کیے جاتے تھے کہ تحریک انصاف کے دور میں نہ صرف کرپشن ختم کی جائے گی بلکہ ہر معاملے میں ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت جو ہے وہ بھی لائی جائے گی۔ لیکن پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آٹا، چینی، پیٹرولیم سکینڈل سامنے آئے جس کی وجہ سے حکومت پر جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی۔ حکومتی معاملات میں شفافیت کے حوالے سے بھی آج بھی حکومت کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تحائف کی جو تفصیلات ہیں وہ فراہم نہ کرنے پر حکومت کو سرزنش کی گئی ہے اور عدالت نے ریمارکس یہ دیے ہیں کہ دوسرے ممالک سے موصول ہونے والے تحائف ظاہر نہ کرنے پر حکومت کیوں شرمندہ ہو رہی ہے۔ اگر کسی ملک نے ہار تحفے کے طور پر دیا ہو تو اس کی معلومات عام کرنے میں کیا حرج ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ غیر ملکی حکمرانوں کی جانب سے ملنے والے تحائف قوم کے ہیں، کیا عوامی عہدہ موجود نہ ہونے کی صورت میں عوامی عہدیدار یہ تحائف وصول کریں گے؟ ان مدلل سوالوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے حکومتی نمائندے نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا، جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ وزیراعظم کو ملنے والے جو تحائف ہیں ان کی تفصیلات چھپانے کی کوشش کے بعد سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر حکومت یہ تفصیلات چھپانے پر بازت کیوں ہے، حالانکہ یہ رویہ نہ تو قانونی طور پر اور نہ ہی اخلاقی طور پر حکومت کو زیب دیتا ہے، کیونکہ معلومات تک رسائی کا حق 2017 ایکٹ کے تحت نہ صرف حکومت یہ معلومات فراہم کرنے کی پابند ہے بلکہ خود تحریک انصاف ماضی میں ایسی تفصیلات منظر عام پر لانے کی حامی رہی ہے۔ نواز شریف دور حکومت میں جب اس وقت کی حکومت نے غیر ملکی دوروں سے ملنے والے تحائف کی تفصیل منظر عام پر لانے کو ملکی مفاد کے خلاف قرار دیا تھا تو اس وقت تحریک انصاف نے حکومت کے اس عمل پر کھل کر تنقید کی تھی، جس کے بعد نون لیگ حکومت کو یہ تفصیلات منظر عام پر لانی پڑی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اب تحریک انصاف جب حکومت میں آئی ہے تو خود یہ تفصیلات بتانے سے گریزاں ہیں۔ حکومت کے اس مشکوک رویے سے لگ تو ایسا رہا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ کی جا رہی ہے۔ حکومت آخر کیوں چاہتی ہے کہ تفصیلات عوام کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر کچھ بیان دیا تھا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں پھر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سینیٹر پلوشا خان صاحبہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ پلوشا صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پلوشا صاحبہ، یہ دوست ممالک سے ملنے والے تحائف کی نیلامی جو ہے وہ قومی مفاد کو متاثر کر سکتی ہے، یہ لاجک ہے جو حکومت اس کے اوپر اب دیتی ہے کیونکہ پہلے تو وہ اس کے حامی رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب بات ہے یا ٹھیک بات ہے یا لاجیکل ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے، اس میں اگر کوئی اتنی غیر مناسب چیزیں ہیں کہ جو کوئی دوست ممالک آپ کو دے رہا ہے اور جس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے اور اس رول اور پروسیجر کو فالو نہیں کر سکتے جو توشہ خانہ میں جمع ہونے والے تحائف کو خریدنے کے لیے جو رولز درج ہیں جن کے تحت ہماری حکومت میں یہ جو ہے فالو کر کے جو لیے گئے تحفے ان کے اوپر یہی تحریک انصاف کی حکومت تھی جنہوں نے واویلا مچایا، ڈھنڈورا پیٹا، انگلیاں اٹھائیں اور آج جب اپنی باری آئی تو انہوں نے سرے سے غائب ہی کر دیا اور اس کو قومی مفاد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسی نشاور اشیاء، کوئی کوکین یا چرس تو ہے نہیں جو کہ آپ کو کوئی فرینڈلی یا نان فرینڈلی ملک بھی دے گا کہ جس کو چھپانے سے جو ہے وہ آپ کے آپسی تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں اور جس کو ظاہر کر دینے سے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ یہ جو تحفے ہوتے ہیں یہ گڈ ول کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کا رشتہ دار تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو تحفے دے گا۔ یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ منطق پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے کہ آپ یہ تحفے جو ہیں وہ ان کی معلومات جو ہیں ان کو سر عام نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ ان سے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہ متاثر ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ دو ایشوز پر یہ جو ہے بہت بڑی لوک بات ہے۔ پہلی یہ کہ یہ ہے ہی جھوٹ پر مبنی اور ہے ہی غلط بیانی پر مبنی۔ انہوں نے جو ہمارے تک تفصیلات آ رہی ہیں گو کہ میرے پاس ان کو ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی سنی ہے اور میں نے بھی سنی ہے کہ کس طریقے سے تحفے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں وہ بک رہے تھے اور بکتے بکتے جنہوں نے دیے تھے ان تک خبر پہنچ گئی کہ وہ تحفے بکنے آئے۔ لہٰذا اگر یہ سچ ہے تو اس سے زیادہ جو ہے میں سمجھتی ہوں نیشنل لیول پر شرمندگی ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے
पाकिस्तानी जो है हुक्मरानों के लिए और अमूमी तौर पर जो है सियासतदानों का नाम जो है ये खराब करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात तो परवश साहिबा वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में खुद कही थी ना, उन्होंने कहा था कि तोशाखाना में मिलने वाले जो तहाइफ थे उनको फरोख्त करके पैसे जमा करवाए गए और जो पैसे बच गए उनसे सड़क बनवाई गई। तो इससे तो फिर ये लगता है कि वो पैसे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, इसलिए तफसीलात देने से गुरेज़ा हैं। इसका मतलब है आयशा कि अगर आप मैंने ये कभी नहीं सुना, हुक्मरान तो छोड़ें, वैसे भी जो एक हम अखलाकियात को फॉलो करते हैं कि दिए हुए तोहफों को फरोख्त किया जाए, हुक्मरानों के लेवल पर जहां कोई और हेड ऑफ स्टेट या किसी और मुल्क का सदर या वजीर आजम आपको तोहफा दे रहा है और आप उसे जमा करा रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, इसका मतलब है तोशा खाना से चीजें निकाल के बेचने का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है। बेचकर आप सड़क बना रहे हैं, बेचकर आप कुछ और करें तो आप करें। सड़क बनाने का तरीका ये नहीं है कि तोशा खाना के लिए हुए तहाइफ को बेचा जाए और दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टीज के जो लीडरान हैं उनको इसी पर कटहरे में लाके खड़ा करें। एक वक्त में अदालत में सदर आसिफ अली जरदारी, गिलानी साहब, दो प्राइम मिनिस्टर्स, एक प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन सेनेट खड़े थे जवाब देने के लिए। आज ये जो रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, जहाँ एक चादर का भी हिसाब होता था, जहाँ एक जो है माले गनीमत में आने वाला खजूर का दाना भी शुमार होता था, आज वहाँ के दावेदार जो हैं, जो अथॉरिटीज बना रहे हैं हमें दर्स देने के लिए रिलीजन पर, मजहब पर, जिन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने मजहब फरोशी ना की हो, जहां उन्होंने रियासत मदीना का नाम ना बेचा हो, जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते कौमी मफाद के खिलाफ है। कौमी मफाद के खिलाफ तो ये है कि आप बैठकर हर टॉक शो में, हर आपके साथ इंटरव्यू में, आपके साथ जब भी कोई किसी और मुल्क का जो है मीडिया इंटरेक्ट करता है, वो आपसे पूछते हैं जी आपको बाइडन ने कॉल क्यों नहीं की, और आप उसकी आगे से बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं, उसके उधर पेश करना शुरू हो जाते हैं। ये है स्टेट, आपके जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है उनके मुनाफी। अगर आप वाकई कोई रियासत मदीना के बनाने के दावेदार होते या वो तमाम बातें जो आप दूसरों को कहते रहे हैं, तो आप वहाँ फुल स्टॉप लगा के कहते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मुल्क का सदर मुझे फोन करे या ना करे, मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे अपने एलाइज मुझे फोन करें, मेरे अपने मुल्क के लोग मुझसे बात करें। लेकिन वहाँ इनको ये समझ नहीं आता कि कौमी वकार किस तरह मजरू हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में वर्चुअली तन्हा हो गया। इस वक्त कोई स्टेट आपसे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस रखने की ख्वाहा नहीं है, वो भी कि जो हमारे दोस्त थे, वो भी कि जो हमारे साथ जीते मरते थे, वो इस हद तक आपने नुकसान पहुंचाया स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को कि वो तमाम जो हमारी कई दहाइयों की जब से पाकिस्तान बना है दोस्तियां थी, उनको आपने हथौड़े लेकर जो है जमीन बोस कर दिया, जो आज से पहले कोई ना कर सका। लिहाजा अब चूंकि ये इतनी बड़ी एक दावेदार है रियासत बनाने के और ये इखलाकियात के आला तरीन दर्जों पे फायज हैं, और चूंकि ये सादिक और अमीन है और ये अपने आप को सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहते हैं, तो फिर अगर ये सादिक और अमीन है तो सदाकत और अमानत की सबसे पहली जो बुनियाद है जिस बेसिस पर ये कहते हैं, वो कि मैं समझती हूँ वो बेसिस ही गलत है। सादिक और अमीन का नाम जो है और जो लक़ब है वो हमारे पैगंबर के लिए है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और उस मेयार पर कोई इंसान फाइज नहीं होता। लेकिन ये वो भी कहना चाहते हैं, अपने आप को उधर से टैग करना चाहते हैं, तो फिर ये बताएं कि क्या ये ऐन मुनासिब नहीं है कि सादिक और अमीन होने की हैसियत से ये इन तमाम असासों को न सिर्फ सामने ले आए, बल्कि ये भी बताएं कि रियासत मदीना के किस हुक्मरान ने अपने पास जो माले गनीमत था उसको आप बेचकर जो है वो आपस में बांट लिया, या आने वाला जो सोना है वो बांट लिया हो अपने लोगों में, या आने वाले तहाइफ जो थे वो बेच दिए। सही, बहुत शुक्रिया। सेनेटर पलवाशा खान साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। कबल रहीम यार खान में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। रहीम यार खान के इलाके चौकमाखी में पेट्रोल पंप पर डकैती के दौरान मज़ाहमतदार डाकुओं ने फायरिंग करके 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। फायरिंग के इस वाक़े में एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 6 लोगों समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जिला पुलिस ऑफिसर असद सरफराज के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक अंधड़ गैंग से है। वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक भी इसी बरादरी से है, मगर ताहाल कोई डाकू पकड़ा नहीं जा सका है।
बज़ाहिर ये एक डकैती की वारदात है, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। कच्चे का इलाका तो हमेशा से ही डाकुओं के लिए एक जन्नत बना रहा है। कभी छोटू गैंग, कभी लादी गैंग और अब अंधड़ गैंग। ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इस गैंग के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गैंग को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिए जाते हैं, फिर तबादले कर दिए जाते हैं, मगर इन डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हो भी तो कैसे, क्योंकि जब पुलिस और डाकू मिले हों तो ये कैसे मुमकिन हो कि जुर्म खत्म हो जाए। इस सारे मामले में इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा सादिकाबाद मोहम्मद शबान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शबान साहब, ये क्या मसला है कि मुतादिद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जुर्म का जो सिलसिला वहाँ रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन जो पुलिस है वो गिरफ्तारियाँ करने में नाकाम रहती है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 50 से ज़ायद जो है वो मुकदमात जो है वो जानू इंदर जो है वो इस सरगना जो है इस गैंग का जानू इंदर जिसका नाम है, उसके ऊपर जो है 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। मगर अफसोस की बात यह है कि पुलिस जो है उनको पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। जैसा कि आपको मालूम है कि सादिकाबाद का नवाही इलाका माही चौक में जहाँ पे दिन दिहाड़े डाकुओं ने से जो है वो फायरिंग करके 9 अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आई कि डाकू जो है वो पेट्रोल पंप पे दिन दिहाड़े आए और उन्होंने जो है वो बैठे जहीर और उसके साथियों को पहले यरगमाल बनाया। तो तकरार के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने खून की होली खेली और ये मैं आपको बताता चलूँ कि आधा घंटा जो है ये वहाँ पे खून की होली खेलते रहे। उसके बाद जो है करीबी जो उनकी जो दुकानें थी मजीद वहाँ पे जाकर उन्होंने मजीद 6 अफराद को जो है वहाँ पे मारा है। लेकिन जो चौकी थी वो 500 मीटर दूर थी, जो पुलिस की चौकी थी 500 मीटर की दूर थी और आवाजें सुनती रही है फायरिंग की, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी और जो डाकू जो है वहाँ पे दमदमाते हुए जो है वहाँ से गुजरे हैं और अभी तक जो है वो किसी किस्म का ये जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। यहाँ पे सिर्फ एक मैं यहाँ पे जो अहम बात है वो सिर्फ इंधड़ गैंग नहीं है, यहाँ पे दलानी गैंग, लुंड गैंग, सखानी गैंग, इसके अलावा शर गैंग, जाफरानी गैंग और इसके अलावा बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी है मेरे पास जो है वो इंधड़ गैंग के अलावा जो है यहाँ पे मौजूद है और वो लोगों को यहाँ से दिन दिहाड़े उठाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 25 से 30 दिनों में तकरीबन उन्होंने 30 से 32 अफराद को यहाँ से सादिकाबाद से उठाया दिन दिहाड़े, जो कि तवान दे के जो है वापस आए हैं। लेकिन पुलिस की यहाँ पे कारकर्दगी जो है उसके ऊपर कई सवालात उठ जाते हैं जो कि पूरी तरह नाकाम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जो DPO सरफराज थे, जो कि अहम बात है सबसे वो ये है कि 15 दिन कबल जो है वो इस शर्त पे ये जो पुलिस यहाँ पे जो अफसरान है वो इस डाकू को खुद यहाँ पे लेके आए इस इलाके से। ये हमारे ज़राए के कहना है कि इलाके में खुद लेके आए हैं और इस शर्त पे लेके आए हैं कि डाकू जो है आइंदा कोई भी इस किस्म के कोई वारदात नहीं करेगा, कोई जुर्म नहीं करेगा। और वहाँ पे इलाके में मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहा था वो बंदा जो जानू इंदर है, जो इनका सरगना है, और उसके बावजूद उसने यहाँ पे खून की होली खेली है। और इसमें जो है वो कई सवालात पुलिस के ऊपर भी उठते हैं कि पुलिस जो है वो आया कि जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि वो उनको लेके आई और उसके बाकायदा उसकी जो है वो प्रेस रिलीज नहीं, वो लेके आने के पीछे क्या मजबूरी थी ये तो बताइए शबान, क्योंकि पुष्पनाही की बातें तो हमारे सामने आती रहती हैं कि पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा उनका हाथ होता है पीछे इन मुल्जिमान के, जिसकी वजह से जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, खुले जराइम करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए जी, मजबूरी जो हमें जो पता चल रही है वो ये चल रही है कि ये पुलिस चाह रही थी कि उनकी सपोर्ट लेके जो बाकी वहाँ पे जो गैंग है उनको जो है वो पकड़ा जाए, लेकिन उसने जो है वहाँ पे आके प्रेस रिलीज भी जारी की। मैंने तमाम वारदातों से जो है वो शबान, ये तो आपने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात बताई। यानी आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस एक चोर को पकड़ती है और फिर उस चोर से कहती है कि बाकी चोरों को पकड़े, तो इन्होंने खुद क्या करना है? अगर इनको इनकी क्या अहलियत क्या है? अगर ये खुद नहीं पकड़ सकते उनको और इनको डाकुओं की जरूरत पेश आ रही है कि उनको अपने साथ मिला के जो है वो ये काम करें और फिर उसकी आड़ में वो खुद जो मर्जी करते रहे। जी बिल्कुल, असल में यही बात है कि पुलिस जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। सादिकाबाद की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अमला जो है पुलिस का जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो है वो बेशतर ये जो है वारदातें जो है यहाँ पे रूनुमा होती हैं। और जो ये कच्चे का एरिया है, जो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जब पुलिस ऑपरेशन करने के लिए जाती है तो वहाँ पे कई जो किलोमीटर की सैकड़ों एकड़ के ऊपर जो है वो फसलें फैली हुई हैं, कमाद की बहुत बड़ी बड़ी फसलें हैं। पुलिस वालों को उनके रास्तों का नहीं पता चलता क्योंकि वो वहाँ पे रहने वाले
हैं, कच्चे के रहने वाले लोग हैं, जो कि गैंग मतलब कि वहाँ पे रहते हैं, कमीन गाहें उन्होंने वहाँ पे पनाह गाहें बना रखी हैं, जो कि पुलिस को वहाँ पे जाने नहीं देते। अगर पुलिस वाले वहाँ पे जाते भी हैं ऑपरेशन करने के लिए तो वो बहुत बड़ा एक दरियाई इलाका आता है, वो दरिया में छुप जाते हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता कि वो वहाँ तक पहुँच सके उनके डाकुओं तक, तो वो फायरिंग करते हैं, पुलिस जो है वापस आ जाती है। हमारा जरा ये भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता पिछले हफ्ते जो है वो पुलिस की वहाँ पे गाड़ी गई तो उन्होंने फायरिंग की है पुलिस के ऊपर, और ये सारे पुलिस वाले जो है वहाँ पे पीछे हटे हैं। और बाकायदा जो यहाँ पे ताजरों ने 2 दिन पहले शटर डाउन हड़ताल की उनके खिलाफ के जो डीपीओ है जो सरफराज असद था वो पुलिस की वो डाकुओं की मुकम्मल तौर पर पुष्ट बनाई कर रहे हैं और उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की, जिसके बाद जो है वो गुज़श्ता दिन जो है वो डीपीओ को यहाँ भी किया गया। ये जो खबर है शबान, मुझे ये बताइएगा कि ये जराइम से तौबा कर ली है और ये अंधड़ गैंग के जो सरबराह थे उनका बयान आया था, तो ये तौबा करने के बाद कई वाक़या है ये जो तौबा ये 15 दिन पहले ही जो बयान जारी हुआ है, बाकायदा जो है उसने एक सहाफ़ी को कॉल किया, मुतअद्दिद अखबारात में उसकी जो है वो खबर भी छाया हुई है। उसके बावजूद जो है वहाँ पे मिठाइयाँ, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं कि आइंदा ये कोई भी इस तरह का जो है वो इस तरह का जुर्म नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद जहाँ पे आके उसने जुर्म किया और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करके अपने साथियों समेत, और ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़का था ना मैम, जो अहम बात है सही शबान, साथ ही रहेगा। मुमताज़ अली चांग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मकामी MP हैं, और इत्तलात के मुताबिक चांग साहब को भी धमकियां जो है वो मिलने का सिलसिला जारी है। चांग साहब शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि आपको क्या धमकियां मिल रही हैं और आखिर आपकी जान के दुश्मन क्यों हुए पड़े हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं न्यूज़ चैनल का और आपका शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ जो हादसा हुआ है, टीवी चैनल, उर्दू मीडिया के बड़े बड़े चैनल हैं, अगर ये वाक़या किसी शहर में या पसगिरदाई में होता तो पहले दिन से बड़ी कवरेज देते और उन मजलूमों का साथ देते। आप का जो है आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी, आपके मालकान को, कि आपने इस इशू को उठाया है। शबान भाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें आप सोच नहीं सकती कि उनके पास वेपन किस तरह के, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अंदर हैं, रॉकेट लॉन्चर रख के बैठे हुए हैं। मेरी जान को कोई मसला नहीं है, मैं अवामी लीडर हूँ, मुझे अगर मार भी दें तो कोई मसला नहीं है, हम अवाम के लिए लड़ेंगे। अब पंजाब पुलिस से, क्योंकि मैंने पंजाब असम्बली फ्लोर के ऊपर मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करने दी, मैं फ्लोर पे बैठ गया नीचे अंदर नई असम्बली के अंदर, मगर मैंने जब बात की अगले दिन मेरी सिक्योरिटी वापस ली गई। अगर सिक्योरिटी के लिए मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, उन्होंने डायरेक्शन दी, वही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंचने से पहले डीपीओ के ऑफिस से इन डाकू गैंग के पास पहुंचे। उन्होंने फिर मुझे वो व्हाट्सअप किए कि ये आपने हाई कोर्ट में रिट किए, आपको फिर भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उनके इतने हैं कि SHOs उनके पास हाजिरियां देते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं उनको लाने का मकसद क्या था, ये यहाँ पे मंदिर वाकया एक हुआ था, उसके अंदर कुछ हिंदू अगवा हुआ था, हिंदू वापस नहीं आ रहा था, ये पुलिस ने मिला के 17 लाख रुपया भी वहां दिया। ये हल्फियन है, कोर्ट के अंदर आ जाए, हम साबित करेंगे ये पैसे दे के आए। अवाम तो दे, गरीब लोग अपना माल जान बेच के पैसे दे। जब स्टेट और पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस पैसे डाकुओं को दे तो फिर लोग क्या करेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे कर्फ्यू जैसी हालत है। हम ऐसे लगता है कि पंजाब में नहीं है, हम किसी जंग के हालात में हैं। फिलहाल तो चांद साहब आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं रियलिटी में ही नहीं हूँ और शायद कोई किसी फिल्म की स्टोरी आप मुझे सुना रहे हैं। ये जो आपने वेपन्स की बात की और इतने जदीद वेपन्स की बात की है, मुझे ये बताइए ये कौन करता है इनको, फंडिंग कहाँ से आ रही है इनके पास, स्टेट के पास इतना? जी इनको सियासी सपोर्ट भी है। मैंने ऑफिशियली 3 IGs को एप्लीकेशन दी हुई है। जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वही उस पेपरों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। हमने निशानदेही इनकी की हुई है 2 सालों से, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने आर्मी को दी है, MI को दी है, ISI को दी है। ठीक है, तो फिर वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? सारी इंक्वायरीज होती हैं, पुलिस से तो इंक्वायरीज भी नहीं हुई, आर्मी ने इंक्वायरीज की, मुझसे पूछा गया, बाकी चीजों ली, सारा ऑन रिकॉर्ड है। कौन से पुलिस वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमने पुलिस वालों के भी नाम दिए हुए हैं और वो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ कत्ल किए हैं, डाके मारे, लोगों की
محفوظ نہیں ہے. روڈوں سے خواتین کو اٹھا لیتے ہیں, 2 دن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے بعد چھوڑتے ہیں. آدمی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی ایک بندہ ایسا ہی ہے کہ وہ عورت بھی ہے, اس کے پاس ایجنسیوں کی بھی رپورٹ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتیاں بھی کی, اور اگلے دن عورت کو چھوڑ دیا. آدمی ان کے پاس ہے. اور اتنے واقعات, کم از کم یہ 3 مہینے کے اندر کم از کم انہوں نے 40 سے 50 بندے اغوا کیے, اور کوئی ایسا شاپ کیپر نہیں ہے, کوئی ایسا پیسے والا نہیں ہے جس سے انہوں نے منتھلی نہیں لی. کوئی آواز, اگر پولیس کے پاس, 1 سیکنڈ, پولیس کے پاس کوئی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پولیس پہ کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے. جو پولیس کے پاس جاتا ہے وہ پولیس اگلے دن اس کا ہی نام آگے بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو آپ 1 گھنٹے کا مجھے پروگرام دیں, میں خدا کی قسم ان کی ایک ایک چیز بتاؤں, کون سے پولیس افسر ہیں, کون سے سیاستدان ہیں, کون سے لوگ ہیں جو ان کو کر رہے ہیں. نہیں تو ایسے کریں, عمران خان آئے اور یہی بمباری کرا دے, ہم سب کو ختم کر دے, تاکہ ہم ان بدماشوں کے ہاتھوں تو نہ مریں. بہت شکریہ چانگ صاحب. بڑی ہی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے جی. وہاں پر تو پورا سسٹم ایسا لگتا ہے کہ مفلوج بنا کے رکھا ہوا ہے. مقامی آبادی یقیناً ان سے تنگ ہے, پولیس جو ہے وہ انہوں نے ساتھ میں لائی ہوئی ہے, اور لوگ جو مظلوم ہیں ان کی صدا سننے والا کوئی نہیں ہے. یقیناً ایک لمحہ فکریہ اور ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے پنجاب حکومت کے لیے کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے, اور وہاں پر جو لوگ بیچارے بستے ہیں ان کی زندگی کسی طور تو آسان جو ہے وہ کی جائے. پولیس کیا کر رہی ہے وہاں پر, پولیس کس طریقے سے ان کی پشت پناہی کر رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایس ایچ اوز جا کر ان کے پاس حاضریاں دیتے ہیں. تو یہ تو مجھے کوئی سیزن یا کوئی سوپ یا پھر کوئی فلم کی کہانی جو ہے وہ لگ رہی ہے. تو اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور امن و امان قائم کرنا یقیناً حکومت کی ایک بڑی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے, اور لوگوں کی وہاں پر زندگیاں خدارہ آسان کیجیے اور اس کو جو ہے وہ سیریسلی لیجیے, اور آپ ان کو بتائیے کہ اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے.